यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने और विश्वस्त, लचीला और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की दिशा में एससीओ देशों को करने चाहिए प्रयास। सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक का किया विमोचन। अंबेडकर के विजन और उनके कार्यों पर आधारित है ये पुस्तक। समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, बाबा साहब ने जो सोचा उसे मोदी जी ने कर दिखाया। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी की हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई शहरों में छापेमारी। शराब घोटाला मामले की मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही ईडी के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में कर रही है पूछताछ। आप नेता से पूछताछ के लिए ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दी थी इजाजत। लखनऊ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। 12वीं तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी। 100 साल पुराने मकान के गिरने से 9 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की यूक्रेन को सैन्य मदद के तौर पर $600 मिलियन का अतिरिक्त पैकेज देने की घोषणा। सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए होगा इस पैकेज का उपयोग। और डेविस कप टेनिस में आज भारत का नॉर्वे से होगा सामना। भारत की ओर से रामकुमार रामनाथन और प्रंजेश करेंगी चुनौती पेश। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले बात करेंगे उज्बेकिस्तान के समरकंद में जारी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आयोजन स्थल कांग्रेस सेंटर पहुंचे, जहां उनका स्वागत उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने किया। 2019 के कोरोना के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की पहली बार मुलाकात हुई। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सदस्य देशों के नेताओं के साथ सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही बैठक में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, व्यापार और संपर्क, संस्कृति और पर्यटन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसके बाद एससीओ के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष ग्रुप फोटो के लिए एक साथ आए। बाद में संगठन के विस्तारित सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी ग्रुप फोटो के लिए एक साथ आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी और यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई बाधाएं उत्पन्न हुई और एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, लचीला और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के प्रयास करने चाहिए। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और
डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। और पीएम ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा का पहला वैश्विक केंद्र भारत में बन रहा है। प्रधानमंत्री ने एससीओ देशों के लिए वर्किंग ग्रुप गठित कर पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में पहल करने की बात कही। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बढ़ते स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के बारे में सदस्य देशों को उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता नवाचार और नवोन्मेष सदस्य देशों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसे में उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की भी बात कही। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज की खेती और उसके उपभोग को एक संभावित उपाय बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ 2023 में यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। और उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ बैठक से इतर पीएम मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन से साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त फोन लाइन में मौजूद हैं। तो सुधाकर, जैसा कि हमने देखा कि पहले तो एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य दिया और उसके बाद द्विपक्षीय जो मुलाकातों का दौर है वो अब शुरू हो गया है। हमने देखा तुर्की के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई। क्या कुछ बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कुछ देर पहले ही ये मुलाकात हुई है
असीम। हम जानते हैं कि टर्की के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो एक तरह से आजादी के बाद से, भारत की आजादी के बाद से ही ये संबंध लगातार चल रहे हैं। खास तौर से टर्की के साथ जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा मान सकते हैं। साल 2021-22 में करीब 10.7 बिलियन डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ था। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण, और ये एक मौका, हम जानते हैं कि इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम में ये मोदी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करे, तो एक केमिस्ट्री बनती है। विभिन्न जो अहम मुद्दे हैं, जो आपसी हितों के हो सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिनमें सहयोग की गुंजाइश है, तो उसमें एक तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद मिलती है। उस लिहाज से कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये बातचीत। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई है इसकी जानकारी अभी थोड़ी देर में आएगी। संभावित है कि कुछ, क्योंकि अलग बायलैटरल इसके बाद राष्ट्रपति मोदी की राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से द्विपक्षीय मुलाकातों में क्या कुछ सार रहा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक अहम मुलाकात एससीओ सम्मेलन से ही था, और खासतौर से भारत के हितों को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने के लिहाज से, टर्की में आगे बढ़ाने के लिहाज से इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर के तौर पर कह सकते हैं हम मुलाकात। बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते हैं सुधाकर कि भारत और तुर्की के संबंध बहुत पुराने हैं, और इन संबंधों में खासकर जो व्यापारिक हमारे समझौते हैं उसको और भी मजबूती प्रदान की जाए, इसको लेकर भी बातचीत संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और आपको याद होगा कि साल 2015-16 में जब G20 की साल 2015 में बैठक हुई थी तुर्की के अंताल्या में, तो पीएम मोदी वहां गए थे, उनकी मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद 2016 में चीन में G20 समिट के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। जोहान्सबर्ग में साल 2018 में ब्रिक्स प्लस की मीटिंग के दौरान मुलाकात हुई थी। साल 2019 में कोविड से ठीक पहले आप कह सकते हैं ओसाका में जब G20 की बैठक हुई थी, तो दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस तरह से परस्पर संपर्क और संवाद का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। हम जानते हैं कि ये कोविड के बाद एससीओ एक सम्मेलन, एक ऐसा मंच है जो फिजिकल मीटिंग पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक मंच जो इस परस्पर संवाद की, परस्पर बातचीत की प्रक्रिया को, कोऑपरेशन सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश, जाहिर तौर पर बिजनेस के बारे में बात कर। जी सुधाकर, और सुधाकर जैसा आपने कहा कि ट्रेड की बात, हम जानते हैं कि लगातार सेंट्रल एशिया की जब बात आती है, बहुत से देश हैं, तुर्की के साथ भी हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ भी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको और भी कम किया जाए। हम जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उनकी मांग बहुत ज़्यादा है। फार्मास्यूटिकल्स हमारे यहाँ जो बनते हैं उनकी मांग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और जेम्स एंड ज्वेलरी की भी मांग। सुधाकर के साथ हमारा संपर्क इस वक्त अब नहीं हो पा रहा है, हम आगे उनसे ताज़ा अपडेट लेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से हम कह रहे हैं कि भारत और तुर्की के बीच बहुत ही पुराने संबंध रहे हैं, और एससीओ सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की, और हम ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और तुर्की के राष्ट्रपति के बीच गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात हुई है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दोनों ही देशों के बीच, चाहे वो रक्षा क्षेत्र की बात हो, आर्थिक क्षेत्र की बात हो, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, या फिर कनेक्टिविटी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों को लेकर बातचीत संभव है। और जहाँ तक भारत की बात है, सुधाकर आप से जुड़ गए हैं, मैंने ये आपसे जानना चाहा कि भारत के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा है। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात कर लें, उनकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। फार्मा सेक्टर हमारा काफ़ी मजबूत है, और सेंट्रल एशिया में भी जो बाकी देश हैं वहाँ भी हम इसको एक्सपोर्ट करते रहे हैं। इन तमाम क्षेत्रों में चाहे फार्मा की बात की जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात की जाए, बाकी और भी जो क्षेत्र हैं, उसमें भारत और तुर्की किस तरह से अपने संबंधों को और भी आगे बढ़ा सकते हैं?
देखिए निश्चित तौर पर काफी अहम है। हम वही बात कर रहे हैं कि एक तरह से तुर्की के साथ अगर खास तौर से बात की जाए तो बेहतर व्यापारिक संबंध है। जो पोटेंशियल है करीब $11 बिलियन तो ठीक ठाक, और बीते कुछ वर्षों में ये संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। लेकिन व्यापार तो एक चीज है, व्यापार के अलावा कल्चरल रिलेशनशिप की बात की जाए तो दोनों एक हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की जाए तो हालांकि तुर्की में छोटा भारतीय समुदाय है, लेकिन निश्चित तौर पर ये ऐसे पहलू हैं जिनमें और भी ज्यादा साथ काम करने की गुंजाइश है। ट्रेड, टूरिज्म, कल्चर, और इस पीएम मोदी लगातार विभिन्न देशों के साथ, सिर्फ टर्की की बात नहीं है, लेकिन इस तरह के पहलू जहां पर एक साथ मिलकर ज्यादा काम करने की गुंजाइश और जिसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को मिल सकता है, तो उन पहलुओं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश उनकी होती है। लेकिन ये सम्मेलन से इधर एक मुलाकात की जरूर एक केमिस्ट्री मजबूत करने की, संवाद प्रक्रिया को और मजबूत करने की, और एक डायरेक्शन मिलता है। इस तरह से शीर्ष लीडरशिप अगर मुलाकात करते हैं, संवाद करते हैं और कहीं कोई छोटी मोटी परेशानियां हैं तो उसको हल करने के लिए अगर कोई निर्देश देते हैं तो शीर्ष से एक बड़ा डायरेक्शन मिलता है दोनों देशों के संबंधों को। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये बहुत अहम बातचीत। बिल्कुल, और सुधाकर हम आपके साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त एक ताज़ा अपडेट ये है कि एससीओ सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन में समरकंद डिक्लेरेशन घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए गए आपसे कुछ देर पहले। तो सुधाकर, ये जो समरकंद डिक्लेरेशन है, अगर इसके बारे में आप अगर बता सकें, कोई जानकारी हो, क्या कुछ इस डिक्लेरेशन में बातें अब निकल कर सामने आ चुकी हैं? देखिए, अभी तक मेरे पास अभी जानकारी नहीं पहुंची है तो डिक्लेरेशन में क्या कुछ है, लेकिन अहम है। देखिए, एक नतीजे पर पहुंचना उस समय खास तौर से जब दुनिया, हमने देखा कि पीएम मोदी ने सबको इस चीज को रखा कि कोविड और कोविड के बाद यूक्रेन जैसे संकट की वजह से किस तरह से खास तौर से फूड क्राइसिस की बात हो, एनर्जी क्राइसिस की बात हो, वो दुनिया झेल रही। तो ऐसे में एससीओ देशों के लिए एक तरह से ये प्राथमिकता हो जाती है कि एक रिजिलियंट, एक विश्वसनीय सप्लाई चेन की व्यवस्था करें। उन्होंने ट्रांजिट रूट को भी बैठ लेकर जो उसकी एक चिंता है उसकी उन्होंने बात की। तो मुझे लगता है कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग एससीओ डिक्लेरेशन होना चाहिए। समरकंद डिक्लेरेशन एक रोड मैप जरूर मुझे लगता है कि इसको लेकर नजर आएगा इस बातचीत के दौरान, इस डिक्लेरेशन के दौरान आप कीजिएगा। तो एक जिस तरह से पीएम मोदी ने जो सुझाव दिए हैं खास तौर से वो प्रैक्टिकल अप्रोचेस, मुझे लगता है उसमें से कई चीजें अडॉप्ट भी की जा सकती हैं। तो ज्यादा जानकारी मुझे लगता है कि कुछ देर में जरूर आएगी, और उसके पीछे एक बड़ी मेहनत की है। तमाम सदस्य देशों ने मिलकर एक कॉमन पॉइंट पर, एक कॉमन एजेंडा पर उभरना बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये इन तमाम देशों के लिए, एससीओ के सदस्य देशों के लिए, साथ ही साथ दुनिया के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सुधाकर, एक आखिरी सवाल वो ये कि हम जानते हैं कि एससीओ का जो अगला सम्मेलन होने वाला है वो भारत में होने वाला है, हिंदुस्तान में होने वाला, अगले साल होने वाला है। इस लिहाज से भी इस समरकंद डिक्लेरेशन में जो बातें पेपर पे लिखी जाएंगी, जो घोषणा पत्र में बातें आएंगी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा अगले साल जब एससीओ का सम्मेलन भारत में होने वाला होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, और एससीओ के तमाम सदस्य देशों ने भारत को शुभकामनाएं दी है इस सम्मेलन के लिए। और जाहिर तौर पर भारत की एक भूमिका इस सम्मेलन में भी और आने वाले समय में भी भारत ने ये साफ कर दिया है कि एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, एक सकारात्मक एजेंडे के साथ और ऐसे विषयों को साथ लेकर जिसमें साझेदारी की गुंजाइश ज्यादा है, भारत आगे बढ़ेगा। तो ये संदेश दिया है। तो अगले एक साल आप कह सकते हैं कि कम से कम एससीओ में कुछ आउटकम कम से कम इस तरह के रहेंगे जिसको आने वाले समय में याद किया जाएगा। भारत के चेयरमैनशिप में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने में, आर्थिक साझेदारी बढ़ाने में, इनोवेशन स्टार्टअप में, तो कुछ इस तरह के पहलू जरूर नजर आएंगे भारत के नेतृत्व में। और ये एक संदेश प्रधानमंत्री के मोदी के वक्तव्य का भी था। मुझे लगता है एससीओ डिक्लेरेशन में ये तमाम चीजें नजर आ सकती हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। 2 ताज़ा अपडेट्स हमने अभी तक आपको दिए। एक तो ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तुर्की के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई, एक तो ये अपडेट हमने आपको दिया, और दूसरा अपडेट ये दिया कि किस तरह से समरकंद डिक्लेरेशन ये भी जारी हो गया, इस पर तमाम देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस डिक्लेरेशन में क्या कुछ बातें लिखी हुई हैं ये हम आपको आने वाले वक्त में बताएंगे। फिलहाल हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी अहम खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस्लाम करीमोव का निधन 2016 के सितंबर में हुआ था। पीएम मोदी ने 2015 में अपने उज्बेकिस्तान के दौरे पर तत्कालीन राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव को 13वीं सदी के महान सूफी कवि अमीर खुसरो के खामसाए खुसरो की एक विशेष प्रतिलिपि उपहार स्वरूप दी थी। अमीर खुसरो का जन्म यूपी में हुआ था और उनके पिता उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। फारसी में लिखित और स्वर्ण एवं नीला सहित विभिन्न रंगों से सुसज्जित ये कला दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की पांडुलिपि संग्रह का एक हिस्सा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रहने के लिए मुक्त करेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पीएम द्वारा जंगली चीतों को रहने के लिए मुक्त करना भारत के वन्य जीवन और वन्य जीवों के आवास को पुनर्जीवित करने और इसमें विविधता लाने के उनके प्रयासों का एक हिस्सा है। चीता को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जिन चीतों को उद्यान में छोड़ा जाएगा वे नामीबिया के हैं और उन्हें इस साल की शुरुआत में हुए समझौता ज्ञापन के तहत लाया गया है। भारत में चीता को फिर से बसाने का कार्य प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जा रहा है, जो बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण से जुड़ी दुनिया की पहली परियोजना है। नामीबिया से चीतों को लाया जा रहा है और डीडी न्यूज़ पर इन चीतों का आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिन चीतों को, ये वही चीते हैं जिनको कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में जल्दी ही देशवासियों को अफ्रीकी चीतों का दीदार करने का मौका मिलेगा। चीतों के भारत आने की तैयारियां नामीबिया में अंतिम दौर में है। सभी 8 अफ्रीकी चीतों को एक खास विमान से भारत लाया जा रहा है। हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य ने नामीबिया में चीतों को भारत में लाने की तैयारियों का जायजा लिया। हम इस वक्त है चीता कंजर्वेशन फंड में, जहाँ पे जो भारत के लिए जो चीता है वो उनको यहाँ पे लेके आया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बक्से हैं इनमें अभी चीता हैं और इनको यहाँ पे अभी ट्रेडिंग किया जा रहा है। इसके बाद इनको लेके एक स्पेशली डिज़ाइन ट्रक है, बहुत अच्छे से किया गया है, उसमें उनको लेके एयरपोर्ट लिंगडोंग जो एयरपोर्ट है नामीबिया का, वहाँ पे लेके जाएंगे और वहाँ से जो स्पेशल बोइंग 747-400 का जो स्पेशल प्लेन है उसमें उनको लेके ग्वालियर लेके जाया जाएगा और वहाँ से कूनो पालमपुर जो उनका घर होगा अब वहाँ पे लेके जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इन क्रेट्स में भी उनको रखा गया है और 8 चीते हैं। तापस भट्टाचार्य और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला। तो आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे ये जो क्रेट्स रखे हैं, ये क्रेट्स जो हैं ये इनको ये जो ट्रक है इन ट्रक्स में लेके जाएंगे जो एयरपोर्ट है वहाँ तक। और इस
ये जो सफ़र है वैसे तो 4 घंटे का होता है, लेकिन चूंकि 2-3 जगह कम से कम रुकना पड़ेगा और एक स्पीड लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि ये चीते जो हैं ये इन ट्रक्स में रहेंगे, तो एक्सपेक्ट करें कि 5 घंटे से 5.5 घंटे भी लग सकता है और उसके बाद वो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और उसके बाद हम भारत की धरती पे इन चीतों को लेके आएंगे। और पीएम मोदी 17 सितंबर को एमपी में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को मुक्त करने के बाद श्योपुर कराहल में महिला एसएचजी सदस्यों, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के साथ एसएचजी सम्मेलन में शामिल होंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंचेंगे। आजादी के 75 वर्ष तक इस क्षेत्र में कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से आए चीतों को मुक्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के श्योपुर के कराहल में स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी कल 17 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और वो उनसे संवाद करेंगे और हमें न सिर्फ श्योपुर जिले के बल्कि अड़ोस पड़ोस के जिलों से भी लगभग 1 लाख महिलाएं हैं, 1 लाख से ज़्यादा ही उनकी संख्या होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी और अपने अनुभव भी शेयर करेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्योपुर जिले के अंदर 57,000 महिलाएं कार्य कर रही हैं। आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं को प्रशिक्षण से लेकर ऋण तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे आज उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। मैं स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को रोजगार दिलवाती हूँ और खुद भी उन व्यवसायों को करती हूँ। हम जैसे महिलाओं को जिस भी चीज़ का हुनर आता है और उनके परिवार में किसी भी परिवार को कुछ किसी भी चीज़ के हुनर आते हैं, उन्हीं चीज़ों से उन्हें जुड़वाते हैं और हम खुद अपना खुद का व्यवसाय, आटा चक्की वगैरह, हमें जो भी चीज़ हमारे गाँव में उपलब्ध है उन्हीं व्यवसायों को हम करते हैं। मैं मछली पालन का काम करती हूँ और संघ में स्व सहायता समूह को भी मैं काम करवाती हूँ। मैं समूह में जुड़ने से पहले मेरी इतनी स्थिति खराब थी। जब से मैं समूह में जुड़ी हूँ तब से मैंने लोन लेके एक छोटी सी दुकान डलवाई है। दुकान में से सर मेरे को कम से भी कम 7-8 हज़ार की आमदनी होती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कौशल विकास योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसे सहरिया जनजाति भी कहा जाता है, उनके लिए 4 कौशल केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। मैं जो हमारी समूह है, जो हमारी गरीब सहरिया महिला आदिवासियों के जो समूह हम लोगों ने बनाए हैं, उनका हम बहुत तरह की ट्रेनिंग है और प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस तरह से हमें मछली पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, सिलाई सेंटर की ट्रेनिंग दी जाती है, पशुपालन की भी ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में जो हमारी समितियां हैं 5 तरह की, उन 5 तरह की समितियों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में समूह चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, बीओ के उन्मुखीकरण की ट्रेनिंग दी जाती है, सीएलएफ की भी ट्रेनिंग दी जाती है, इनका बुक कीपर का जो इनका रिकॉर्ड होता है उसके संधारण की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में समय समय में जिस भी काम को लेकर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो ट्रेनिंग भी हम लोग इनको उपलब्ध करवाते हैं। DAY NRLM का लक्ष्य ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह में शामिल करना और उनकी आजीविका में विविधता लाने एवं उनकी आय तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, कराहल, श्योपुर, मध्य प्रदेश। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।